Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with a separate chapter MCQ for all CMA intermediate students. Today I will cover MCQ questions for all of you. Chapter name is Contract Act. तो चलिए एमसीक्यू इसका स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं पहले आपको, अर्लियर मैं बहुत सारे सेपरेट चैप्टर का रिकॉर्ड कर चुका हूं वीडियोस। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। बोनस, ग्रेजुएटी, पीएफ, ईएसआई, बेजेस, ये सब का ऑलरेडी अपलोडेड है और एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज कॉन्ट्रैक्टेड का एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कितना इंडिविजुअल या कितना व्यक्ति के बीच में होता है? तो टू पार्टी के बीच में होता है। ठीक है, टू पार्टीज। ठीक है, 1 मिनट, आई विल हाईलाइट इट। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस बिटवीन एटलीस्ट टू पार्टीज। ओके, तो जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है वो डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एफ ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2 क्लॉज एफ। ठीक है, तो उसमें डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को। इसमें दो पार्टी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ठीक है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। ठीक है, इज नोन एज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को जो डिफाइन किया गया है वो है सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया एग्रीमेंट को एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 का ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच में। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद इन्फोर्सेबल होना चाहिए, जरूरी है। जब तक इन्फोर्सेबल नहीं होगा आपका एग्रीमेंट, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी होना जरूरी होता है एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए। और जो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में डिफाइन किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हो गया, सेक्शन 2 क्लॉज एच। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, इन अग्रीमेंट ऑफ ए प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पूछ रहा है कि अग्रीमेंट है प्योरली डोमेस्टिक नेचर का, तो फिर कैसे, अगर डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है, ठीक है, तो कैसे उसको आप लीगल रिलेशनशिप बनाइएगा, मतलब उसको कैसे आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलिए चाहे वैलिड एग्रीमेंट बोलिए, तो वैलिड वो तभी एग्रीमेंट होगा जबकि वो कोर्ट उसको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है, टू बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये देखिए बता रहा हूँ आपको, जो सेक्शन 25 है, सेक्शन जो 25 है ना, उसमें है कि आप कुछ अपना घर वाले से अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विदाउट कंसिडरेशन, फिर भी उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड किया जाता है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन आल्सो। तो उसमें ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड था। कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करना होता है, उसके बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट है जो वैलिड माना जाता है। तो ऐसा ही है इन कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, बोलता है इन एग्रीमेंट प्योरली डोमेस्टिक नेचर, अगर डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट आप किए हैं, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो उसके पहले ये जो डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर एग्रीमेंट बनाते हैं आप लोग, तो उसको अब वैलिड करवाने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, एग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा जो भी आप जिस टाइप का एग्रीमेंट किए थे डोमेस्टिक नेचर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ए है ना, ए
मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ए मेक करता है कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बीट हिज बिजनेस कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाता है तो वो इलीगल कहलाता है, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी से कि अपना जो इसका जो बिजनेस कॉम्पिटिटर है ना ये का, उसको मारो, बी को बोल रहा है कि मारो बिजनेस कॉम्पिटिटर को, तो दिस इज इलीगल, दिस इज ए इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है, दिस इज एन इलीगल एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट है वो इलीगल है और इसको वॉइड एब एनिसियो, मतलब स्टार्टिंग से ही एक ये जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है ये इनवैलिड मीन्स वॉइड एब एनिसियो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इलीगल एग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा लीगल स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब इसमें से कौन है जो गलत है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके, एकदम करेक्ट है, सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइन है, एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एन एग्रीमेंट और ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, नो नो नो, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है जो कि एग्रीमेंट हो प्लस इन्फोर्सेबिलिटी वाली लॉ होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ होता है तभी जाकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते बट सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक इसका जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना भी एग्रीमेंट आप कर रहे हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब तक इन्फोर्सेबिलिटी वाली लॉ नहीं आता है एग्रीमेंट में तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, ओके। तो क्वेश्चन था क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा था, इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा गलत है, क्योंकि 4 ऑप्शन में हम लोग गलत को ढूंढ चुके हैं, और भी 2 ऑप्शन है वो पढ़ लेते हैं एक बार। ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रोमिस, हाँ, एक प्रपोजल जब आप एक्सेप्ट कर लेते तो वो प्रोमिस कहलाता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, डी पढ़ लेते हैं एक बार और। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इन ओनर्स एग्रीमेंट, ओके, हाँ, सेक्शन 2 क्लॉज सी में डिफाइन है एग्रीमेंट को, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हम लोग से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत पूछा था कि ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें आप गलत बताइए, तो गलत यही है कि ऑल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, नो, ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, कुछ ही बट जब तक एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आ जाए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ओके। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अगर कोई भी मीनिंग एग्रीमेंट का अगर अनसर्टेन होता है जिसका कि कोई मीनिंग ही नहीं है तो वो वॉइड होगा, ठीक है, वो वॉइड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा वॉइड। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, डस इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, अगर एक पार्टी अगर परफॉर्म कर रहा है प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन तो उसे बोला जाता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट होता है, ठीक है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अग्रीमेंट होता है, बट सभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। इसे एक क्लियर करिएगा माइंड में, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ए ऑब्लिक एन, ओके, डस इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इस डेफिनेशन है एग्रीमेंट का 6, ठीक है, ये डेफिनेशन है एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बोलता है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेक्शन में याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी डेफिनेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72 का उसको आपको सेक्शन के साथ साथ उसका सब सेक्शन या फिर क्लॉज ये आप याद रखिए, बहुत बहुत जरूरी है। डेफिनेशन देखिए कोई भी डेफिनेशन होता है ना तो डेफिनेशन में जो होता है जो ब्रैकेट में दिया जाता है उसे क्लॉज बोला जाता है, और ये अगर नॉर्मल अगर
लाइन रहेगा तो उसमें अगर आप दिया हुआ है सेक्शन 2 और अगर ब्रैकेट में दिया तो उससे सब सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बट इन डेफिनेशन इफ यू विल रीड देन यू विल रीड दैट सेक्शन 2 क्लॉज ई, ठीक है। तो जो एग्रीमेंट है इसको डिफाइन किया गया एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। एन एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एवरी एग्रीमेंट एंड ए प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ। एवरी एग्रीमेंट एंड ए प्रॉमिस इनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको अर्लियर क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं कि एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। एक एग्रीमेंट तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, ठीक है। जब तक एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं आएगा तब तक वो एग्रीमेंट ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब जब एग्रीमेंट के साथ इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ज्वाइन हो जाता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन भी हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट, ठीक है, इज नोन एज एग्रीमेंट। आज हम लोग का जो भी हम लोग अभी एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं वो अभी मतलब स्टार्टिंग फेज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। धीरे धीरे कर करके हम लोग पूरा एमसीक्यू ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या पूरा फुल फ्लेश्ड भी हम लोग जो चैप्टर है ना पूरा, और मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मोर देन 200 एमसीक्यू फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का हम लोग डिस्कस करने वाले, मोर देन 200 ओनली फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट और अदर्स पेपर का तो है ही। मेरा टारगेट है कि पूरा जो आप लोग का लॉ है उसका मोर देन 1000 एमसीक्यू मेरे यूट्यूब चैनल, अभी तक तो मोर देन 500 ऑलरेडी अपलोडेड है। 500 एमसीक्यू already uploaded in my YouTube channel. If you didn't see, please visit in my YouTube channel and check my playlist. You will get it all MCQ from there. Okay? अगर आप चाहते हैं कि ये PDF है कि आपको डाउनलोड करना है तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिमांशु रंजन क्लासेस है, आप टेलीग्राम पे जाइएगा, हिमांशु रंजन क्लासेस सर्च करिएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एनी ऑफ द वीडियोस, एनी ऑफ द चैप्टर्स जो मैं डिस्कस किया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक में भी और इंस्टाग्राम पे भी, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग हो गया, देख लिए कि एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? ए प्रॉमिस टू डिलीवर, ए प्रॉमिस करता है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज बाच टू बी, ठीक है। ए प्रॉमिस कर रहा है, ए प्रॉमिस टू डिलीवर हिज बाच टू बी एंड इन रिटर्न टू बी प्रॉमिस बी प्रॉमिस टू पे सम ऑफ 2000 देयर इज सेड टू बी, ठीक है। ए प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिस टू डिलीवर हिज बाच टू बी, प्रॉमिस किया कि हम तुमको बाच डिलीवर करेंगे, ठीक है। ए प्रॉमिस कर दिया बी को कि हम तुमको बाच डिलीवर करेंगे एंड इन रिटर्न बी प्रॉमिस किया, बी प्रॉमिस टू पे सम 2000, दिस इज एन एग्रीमेंट, दिस इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। इसको एग्रीमेंट बोला जाएगा, ठीक है। दोनों प्रॉमिस किया तो ये एग्रीमेंट होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों प्रॉमिस कर दिया ना, देखिए ये बोल दिया कि हाँ तुमको मैं ये बाच दे दूंगा, तुमको मैं ये बाच दे दूंगा, और बी भी बोला कि तुमको हम 2000 रुपया देंगे, ठीक है। ये बोला कि तुमको हम बाच देंगे, बी बोला वो 2000 रुपया देंगे, तो ये एग्रीमेंट हुआ, ये एग्रीमेंट ही हुआ। अभी तक यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं आया, अभी तक इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आया। जब तक इन्फोर्सेबिलिटी नहीं आएगा तब तक वो एग्रीमेंट ही रहेगा, इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगा उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ये ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी, फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ठीक है। एक्सेप्टेंस तभी वैलिड माना जाएगा जबकि वो जो ऑफर था वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, ये ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट प्लस अनक्वालिफाइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिया है आपको, इसमें तीन ही स्टेटमेंट, ओके। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एंड ऑफर टू बी वैलिड मस्ट। तीन ही स्टेटमेंट इसमें पुट किया है। अच्छा कोई बात नहीं, तीन ही स्टेटमेंट में देख लीजिए। पूछा क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इस 3 जो स्टेटमेंट दिया है इसमें आप बताइए कि कौन है जो गलती है। एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। फर्स्ट वन ही गलत है। कंटेन ए टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ वुड अमाउंट एन एक्सेप्टेंस, वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस नो। जब तक कंप्लायंस नहीं होगा लॉ का तब तक वो एक्सेप्टेंस होगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वन ही गलत है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस मतलब रॉन्ग हो गया, अगर कंप्लायंस होता तभी जाकर के सही होता, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। फिर भी चलिए फिर से हम लोग जो बी और सी है वो भी पढ़ लेते हैं। इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन एकदम सही है। हैव सर्टेन एंड एम्बिगुअस टर्म्स, नहीं ऑप्शन डी भी दिया है यहाँ से, यहाँ पे दिया हुआ है, ओके ओके। बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, कम्युनिकेट होना चाहिए। हैव सर्टेन एंड एम्बिगुअस टर्म, ओके। तो फर्स्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इसका है ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? ओवर ए कप ऑफ कॉफी इन रेस्टोरेंट में बैठा था, कप में कॉफी पी रहा था। कब से कॉफी पी रहा था? कब से, ठीक है। एक्स इनवाइट किया बाई को टू डिनर एट हिज हाउस ऑन संडे। एक्स इनवाइट किया बाई को टू डिनर एट हिज हाउस ऑन संडे। एक्स इनवाइट किया बाई को, ठीक है। तो बाई हायर किया एगो टैक्सी और रीच किया, मतलब पहुंचा एक्स के हाउस में जो टाइम इन लोग फिक्स किया था अपॉइंटेड टाइम पे, ठीक है। बट जो एक्स था वो फेल्स परफॉर्म, मतलब जो डिनर के लिए बोला था ना एक्स बाई को कि हाँ डिनर करेंगे इतना समय पे आ जाना मेरे घर में, तो एक्स अपना जो प्रॉमिस किया था इतना बजे अपना परफॉर्मेंस देने का वो परफॉर्म नहीं किया, मतलब कि उसको डिनर नहीं कराया, ठीक है। बेचारा बाई कैब को मतलब टैक्सी को भाड़े पर आया और उसको तुम डिनर नहीं कराया, कितना उसको नुकसान हुआ। तो पूछा क्वेश्चन में कैन बाई रिकवर एनी डैमेज फ्रॉम एक्स। जैसे कि बाई टैक्सी करके आया ना, तो टैक्सी करके तो पैसा लगता है ना, टैक्सी करके आया तो पूछा है क्वेश्चन में कि कैन बाई रिकवर एनी डैमेज फ्रॉम एक्स। नहीं रिकवर करेगा ना यार, ये तो नॉर्मल है, सोशल एग्रीमेंट है। कोई भी अगर आप सोशल एग्रीमेंट करते हैं तो वो इन्फोर्सेबिलिटी में नहीं आते हैं, वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है लॉ के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन भी हो जाएगा नो एज द इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट ए लीगल रिलेशन, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट कभी भी इन्फोर्सेबिलिटी वाली लॉ में नहीं आते हैं, ठीक है। तो नो एज द इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ठीक है। ऐसा दोस्त से सावधान रहे जो कि आपको अपॉइंटेड टाइम पे बुलाए और टाइम पे नहीं है, आप टैक्सी करके जाइएगा, 200-300 रुपये आप खर्च करिएगा और फिर भी गए, पता चला कि वो यहाँ पे आया ही नहीं, आपको किराया भी नहीं, आपका जो भी आपको जो भाड़ा लगेगा वो वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर है कि खुद कहीं भी खा लो, दोस्त लोग के फेरा में मत रहो, ठीक है। जस्ट जोकिंग अपार्ट, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट सीक्वेंस। इसने पूछा है आपसे कि बताइए कि कौन है जो करेक्ट सीक्वेंस में बैठता है। जैसे ऑफर होता है, ठीक है, आप पहले ऑफर किसी को दिए, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को ऑफर दिए, तो ऑफर जब आप दिए तो सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तभी तो आगे काम बढ़ेगा। तो एक ऑफर दिया, सपोज दैट ए ऑफर टू बी, तो देन ए का ऑफर बी एक्सेप्ट कर लिया, ओके। तो जब ए का ऑफर बी एक्सेप्ट किया तो कुछ कंसिडरेशन तो होगा ना, ये अगर कुछ काम कर रहा है बी के लिए तो बी को भी कुछ ना कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो कंसिडरेशन जरूरी होता है, उसके बाद ही जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फोर्सेबिलिटी से रिलेटेड कुछ दिया नहीं है। अगर ऑफर, ठीक है, यहाँ तो आपका ऑप्शन में है ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी भी रहता तो ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद इन्फोर्सेबिलिटी रहता, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आता, ठीक है। वो चीज़ कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ए भी, अगर ये 4 ऑप्शन देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही बना दिया, ऐसा थोड़े ना होता। ऑफर कंसिडरेशन पहले बता दिया, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हो, कंसिडरेशन कैसे दोगे यार? ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन,
गलत है, फिर ऑफर दे दिया, ऐसे देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑफर के बाद, ऑफर जब देता है कोई भी इंडिविजुअल, तो एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, उसके बाद कंसिडरेशन देगा, उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का देख लिए, आंसर बी होगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है इन कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट, इन कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, द इंटेंशन ऑफ द पार्टी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप प्रिज्यूम टू बी एग्जिस्ट। ठीक है, कॉमर्शियल एंड बिजनेस एग्रीमेंट रहेगा ना, तो पार्टी लीगल रिलेशनशिप माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज नोन एज इम्प्लाइड ऑफर। कुछ कंडक्ट ऐसा करता है, ऐसा ऐसा कुछ वो बिहेवियर करता है जिससे कि आपको लगता है कि ऑफर आपको सामने वाला दे रहा है, तो उसे बोला जाता है इम्प्लाइड ऑफर। ऑफर इम्प्लाइड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टी और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है एन ऑफर इज रिवोक्ड, एक ऑफर को कब कब आप रिवोक्ड कर सकते हैं, मतलब एक ऑफर को कब कब आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इसमें भी कैंसिल हो सकता है। बाय लैप्स ऑफ टाइम में भी कैंसिल हो सकता है, मतलब रिवोक्ड हो सकता है। ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम में भी रिवोक्ड हो सकता है, बाय डेथ और इंसेनिटी में भी ऑफ द प्रपोजर में भी रिवोक्ड हो सकता है, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन में भी रिवोक्ड हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, तो हम अभी ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसका मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद ही वीडियो बंद करिएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू।